दोस्तों इस वीडियो में आगे हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है ओम्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में इस टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं, अक्रॉस एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर in an circuit is directly proportional to the current flowing through it when the temperature रिमेन्स द सेम। मतलब देखिए क्या है कि ये सिंपली कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि V है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। हमेशा ये प्रोपोर्शनल रहता है करंट के। डायरेक्टली देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली को हम 1 करके लिखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, डायरेक्टली मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे जैसे जैसे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता था, एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे आप तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप कम होने लग जाएगी, ठीक है। इन्वर्सली और डायरेक्टली में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब किसी कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ठीक है। सिंपली ये कहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हुआ है हमने, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए एक बैटरी लगी हुई है। अब जितना ज़्यादा आप इस बैटरी को लोगे, जितना ज़्यादा वोल्ट की बैटरी को लोगे उतना ज़्यादा इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, है ना। तो सिंपली ये कहता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है और यहाँ पर करंट क्या फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट का है। तो जितना V को बढ़ाओगे उतना करंट का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है अपना सिंपली ओम्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आपको याद रखनी है इस चीज़ को। तो चलिए देखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ पर V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और I यहाँ पर करंट है। जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी उतना ज़्यादा करंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अलग अलग देखे होंगे, अलग अलग पोटेंशियल की बैटरीज होती हैं ना। इनमें देखिए ये पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, ठीक है, इसमें लोअर पोटेंशियल है। तो इसमें करंट का अमाउंट भी वेरी करता चला जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज लोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको करंट मिलने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स सेम, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर जो कंडक्टर का है वो बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये हमेशा फॉलो करता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा करंट, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपको पता होगा कि एक कांस्टेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के देखिए इक्वल टू का साइन लिया गया और एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है यहाँ पर, क्या है वो R, ठीक है। R इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। R को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका नाम है R का रेजिस्टेंस। इसके बारे में समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओम्स लॉ यही कहता है V इज इक्वल्स टू IR। अगर कभी भी ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाता है तो आपको एकदम से बोलना है क्या, V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जैसे कि मान लीजिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, 10 वोल्ट की बैटरी ली है, 20 वोल्ट की बैटरी ली है, 30 वोल्ट की बैटरी ली है। तो इनमें से देखिए करंट कितना कितना फ्लो कर रहा है और कैसे कैसे बढ़ रहा है करंट। देखिए 10 वोल्ट की बैटरी ली तो मान लीजिए वहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसी तरह इस पोटेंशियल को बढ़ाओ, पोटेंशियल बढ़ा 20 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट में कितने एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है ना। तो बढ़ रहा है, 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। 30 वोल्ट पे 3 एम्पियर हो गया। तो मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इस वायर, ये वायर है ना, जो ये वायर, इस वायर के अंदर हीट नहीं जनरेट होनी चाहिए। अगर ये हीटअप होने लग गया वायर तो ये लॉ ओबे नहीं करेगा, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, तो ये ओबे नहीं करेगा। ये ओबे तभी करता है, ये नियम तभी माना जाएगा जब तक कि मतलब ये कांस्टेंट रहना चाहिए इसका टेम्परेचर वायर का, ठीक है। वायर गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, हीटअप नहीं होना चाहिए। जैसे इसका ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो आप देखिए 10 वोल्ट की बैटरी थी तो 10 वोल्ट पे करंट कितना हो गया था, 1 एम्पियर हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट लिया तो 2 एम्पियर हो गया, 40 वोल्ट लिया
40 वोल्ट पे कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। 60 वोल्ट पे कितना हो गया 6 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यही बताता है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, ठीक है। एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का अमाउंट भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वी बाय आई निकालता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ तो आई उधर जाके क्या हो जाएगा, वी के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो वी अपॉन आई आ जाता है। तो वी अपॉन आई अगर हम निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर निकालते हैं, वी कितना है 10 है और आई कितना है 1 है, तो 10 अपॉन 1 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 20 अपॉन 2, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ये 20 अपॉन 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक का आंसर कितना आ रहा है, सबको कट करके आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा 10 मिलेगा आपको, ये कांस्टेंट मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो वी अपॉन आई हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, और वो कांस्टेंट हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। किसके बराबर है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के थ्रू हमने देखा तो 10, और इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है अपनी आर की वैल्यू, वी इज इक्वल्स टू क्या था, वी इज इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू क्या होगी वी अपॉन आई। हमने ये वी अपॉन आई तो निकाला है, 10 अपॉन 1, 20 अपॉन 2 है ना, 30 अपॉन 3, तो सारे जितने भी सॉल्व करोगे ना आपको आंसर यहाँ पर 10 ही मिलने वाला है। तो ये 10 अपना क्या है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ सिंपली यही कहता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे आप v को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे v को बढ़ाएंगे वैसे वैसे i भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है हमारा ओम्स लॉ। तो चलिए समझते हैं, ये हमेशा ना कांस्टेंट ही आने वाला है, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, इस चीज़ का v बाय आई हमेशा क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, उसी कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आगे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस जैसे कि अभी हमने v इक्वल्स टू आई आर देखा, लेकिन अगर हम r की वैल्यू निकालें यहाँ से तो r की वैल्यू क्या आ गई थी अपने पास v अपॉन आई। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मैटर की, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट को रेजिस्ट करना, करंट को रोकना कहीं पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम क्या होता है, चार्जेस को आगे भेजना है ना, चार्जेस आगे जाएंगे करंट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ जाता है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस जो चार्जेस का जो फ्लो है उसको रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, है ना। इसी रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, किसी भी मेटल की या कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। वो करंट को ब्लॉक करता है, एक जगह पे करंट को रोकता है, ठीक है, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बैटरी है ना, बैटरी में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया गया है। अब ये रजिस्टर क्या करेगा, इस करंट को यहाँ से जो आई करंट जाएगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा, ठीक है, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है, आगे जाने नहीं देगा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट करंट को आगे पास करने देगा, ठीक है। तो इस तरह के ये ब्लॉकेज जो होती है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करते हैं, देखिए ऐसा यूनिट के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर्मूला क्या था इसका, आर इज इक्वल्स टू v अपॉन आई, ठीक है, v अपॉन आई है फॉर्मूला आ गया था ना, v अपॉन आई। तो v की अगर हम बात करें, v देखा था ना अभी हमने, क्या थी इसकी यूनिट, क्या थी v की, वोल्ट थी, है ना, और i की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो ये v अपॉन a बन जाता है, ठीक है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। और अगर नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा इसका, -1 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, वोल्ट पर एम्पियर। और इसका एक नाम और होता है, वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ड याद रखना है आपको, ओम। इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ओम है यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओम का यूज़ किया जाता है। जैसे लेंथ को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस को नापने के लिए आप ओम यूज़ करेंगे। इस टाइप के ना आपने कंपोनेंट देखे भी होंगे। ये रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पर, ये रजिस्टर क्या करता है, करंट को ब्लॉक करता है, ठीक है। चलिए समझेंगे अभी क्या क्यों ब्लॉक किया जाता है करंट को। उससे पहले देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करिए, 1 ओम कितना रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है। 1 कब आएगी, ये आर की वैल्यू अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कब आएगी, जब ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर क्या है, वी अपॉन आई है। अगर 1 वोल्ट क्या हो जाए, 1 वोल्ट पोटेंशियल हो जाए अपॉन करंट कितना हो जाए, 1 एम्पियर करंट हो जाए, ठीक है। 1 वोल्ट पोटेंशियल एंड 1 एम्पियर करंट, तो रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा वो कितना होगा, आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 ओम होगा, ठीक है। देखिए 1 ओम इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। 1 आर क्या है, 1 ओम क्या है, एक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस, थ्रू विच अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज, है ना। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, व्हेन
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट, है ना, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई होता है। ठीक है, सिंपली याद रखना है आपको, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अगर 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो यूजेज ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली मैंने बताया करंट को क्या करता है, रोकता है ना, करंट को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर काम क्या है, इट इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कहीं कहीं भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को ना हमें हर कंपोनेंट को अलग अलग पावर देनी होती है ना, अलग अलग करंट देना होता है। तो अलग अलग करंट पास करने के लिए वहाँ पर रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, आप मैं कहता हूँ एक आप छोटा एलईडी बल्ब लीजिए, उसे आप अपने घर के डायरेक्ट मेन स्विच है ना उसमें लगाइए। तो उसमें लगाने से क्या होगा, वो बल्ब ब्लास्ट कर सकता है, बल्ब फूट सकता है, क्योंकि उसमें करंट का अमाउंट ज़्यादा चला जाएगा, है ना। एलईडी बल्ब के अंदर आपने देखा भी होगा, एलईडी बल्ब को जलाने के लिए क्या होता है, उससे पहले रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, जो इसके लिए पोटेंशियल ज़्यादा है, करंट का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये अप्लायंसेस जो हैं, ये एलईडी जो है ये जल सकती है, फूक सकती है ना, ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए क्या करा जाता है, यहाँ पर बीच में करंट को जब पास होता है तो रजिस्टर लगा दिया जाता है एक रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब एक रिक्वायर्ड वैल्यू का। जैसे यहाँ 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया, जो क्या करेगा, करंट को यहाँ पर थोड़ा ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने के बाद उतना ही करंट आगे भेजेगा जितना इसको चाहिए होगा, है ना, जितना इसको करंट चाहिए उतने करंट को आगे भेजेगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाता तो क्या होता, डायरेक्टली करंट पास होता एलईडी बल्ब के साथ, और उस करंट पे ये ऑपरेट नहीं हो पाता, जल सकता है, फूट सकता है बल्ब। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्पार्क हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक हो जाता है इस तरह से डायरेक्ट चीज़ों को इस्तेमाल करना। तो इसलिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ, है ना, जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट का अमाउंट भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। एक रेयोस्टेट बोला जाता है, जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये भी। इसका काम ये होता है कि एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड रेयोस्टेट। मतलब देखिए, हमें बैटरी को चेंज नहीं करना, बैटरी को उतना ही लगा देना है। हमने यहाँ पर रेयोस्टेट लगा दिया, और रेयोस्टेट का काम होगा जितना उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करना, मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम इसको चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। यहाँ पर तो देखिए 470 ओम का लगा है तो 470 ओम ही रेजिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन ऐसा एक चीज़ डिवाइस लगा दिया जाए जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो एक चेंज किया जा सके, है ना, वेरिएबल हो जाए, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाए। जितना अमाउंट चाहिए, मान लीजिए बल्ब लगाया है तो बल्ब के लिए कुछ और रेजिस्टेंस, अगर कोई और डिवाइस लगा दूंगा तो क्या होगा, हमें यहाँ पर मतलब ये रेयोस्टेट रहेगा तो हमें यहाँ पर बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेयोस्टेट से क्या करेंगे हम, इसके पोटेंशियल से, मतलब जो भी करंट आएगा उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में चेंज किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है, जितने पे इसको ऑन किया जा सके, जलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी रेयोस्टेट की और रेजिस्टेंस की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर